हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर 5 स्टार्ट कर रहे हैं और आज इस चैप्टर में हम लोग जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स वाले रिएक्शन को क्या करेंगे, कवर करेंगे। यानी ऐसे रिएक्शन जिसका ऑर्डर क्या होता है, जीरो होता है ना। ऑर्डर मतलब एन क्या है, दैट इज़ जीरो। तो ऐसे रिएक्शन जो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, उनको हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है। तो अब जैसे मान लीजिए एक रिएक्शन है ना, रिएक्टेंट ए कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट बी। ओके। अब इस रिएक्शन जो है ये क्या है बेटा, ये जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। ये हमको पता है। और आपको पता है ऑर्डर ये एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी। तो ऑर्डर क्या होता है, वो आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली गिवन ही होता है। आप रिएक्शन देखकर ऑर्डर नहीं बता सकते। तो ये आपको गिवन है कि ऑर्डर क्या है, ये सेकेंड जीरो ऑर्डर का ये केमिकल रिएक्शन है। अब t इक्वल टू जीरो पे मान लीजिए इनिशियली ए का कंसंट्रेशन ए नॉट है और बी तो भी बना नहीं होगा, और किसी टाइम टी पर एट टाइम टी मान लीजिए एक्स अमाउंट ए का ख़त्म हो गया, तो कितना बचा होगा बेटा, ए नॉट माइनस एक्स ए बच गया, और ये कितना बना होगा बी, ये एक्स बन गया होगा। तो आई थिंक ये समझ में आ जाए, आपको समझ में आ गया होगा कि एट टाइम टी अगर ए एक्स ख़त्म होगा तो बी कितना बनेगा, एक्स ही बनेगा। कोफिशिएंट 1:1 है। यानी हम बोल सकते हैं कि अगर कोई बोले व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ ए एट अ टाइम टी, तो उसको क्या बोलेंगे 80। तो 80 कितना है, दैट इज़ ए नॉट माइनस एक्स। और व्हाट इज़ बी टी है ना, अमाउंट ऑफ बी एट टाइम टी, और वो कितना है, तो एक्स है। ठीक है ना। व्हाट इज़ 80 अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट ए लेफ्ट एट टाइम टी। व्हाट इज़ बी टी अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बी फॉर्म एट टाइम टी, दैट इज़ एक्स। तो एक ये छोटी सी बात हो। उस पर से अब इस रिएक्शन का अगर रेट लॉ लिखें तो रेट लॉ क्या लिखेंगे, तो R इज इक्वल टू के और ए की पावर 0 है ना, क्योंकि ए की पावर 0, क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, हम पहले बता दिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की 0 है। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन हमको लिखना आता है R इज इक्वल टू के ए की पावर 0। तो यहाँ से क्या निकल कर आ जाएगा बेटा कि R जो है वो के बराबर है। तो मैंने बताया था कि जीरो ऑर्डर का जो रेट होता है वो रेट कांस्टेंट के बराबर होता है। यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या निकल के आई, चूंकि के कांस्टेंट है तो आर भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। यानी जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स ऐसे रिएक्शंस होते हैं, या ऐसे रिएक्शन को हम जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करते हैं जिस रिएक्शन का रेट जो है वो कंसंट्रेशन और टाइम पर डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि रेट जो है कांस्टेंट के बराबर है। तो डिफिनेशन यही है, रिएक्शन उस रेट डज नॉट डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन एंड टाइम। तो न ही ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड कर रहा है और न ही ये टाइम पर डिपेंड करेगा। ऐसे रिएक्शन को ही हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। तो आई होप जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब समझ में आ गया। अब हम लोग इस जीरो ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करने वाले जितने भी रिएक्शन हैं उसके कंसंट्रेशन ऑफ ए और टाइम के बीच में क्या है, क्या ग्राफ, क्या रिलेशन होता है, वो निकालने की कोशिश करेंगे। तो ये अभी एक डेरिवेशन टाइप का है, लेकिन एट लास्ट आपको फॉर्मूला जो है वो ही ध्यान में रखना है। जैसे पहला जो इंपॉर्टेंट फार्मूला आया वो ये आया कि R इज इक्वल टू के। जीरो ऑर्डर का पहला फार्मूला क्या इक्वेशन, R इज इक्वल टू के होता है। तो अब एक क्वेश्चन के फॉर्म में मैंने लिख रखा है, बट ये डेरिवेशन है और डेरिवेशन ध्यान में रखना है। बट नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर से बोलो, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से फॉर्मूला ही सीधे सीधे यूज होता है। इनफैक्ट नीट में और मेंस में एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से हर एक कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। ओके। और नीट पॉइंट ऑफ व्यू से फॉर्मूले ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अब क्वेश्चन करते हैं। क्या क्वेश्चन है, डेरिवेशन ही बेसिकली, कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी। जो रिएक्शन ए एंड बी जो था, ये जो रिएक्शन है ए एंड बी, इसी का क्या है कि आफ्टर टाइम टी, यानी कि ए टी और बी टी, क्या निकालना है बेटा, ए टी और बी टी, एज वेल एज हाफ लाइफ टाइम। ये हाफ लाइफ टाइम निकालना है एंड लाइफ टाइम निकालना है ऑफ द एबव रिएक्शन। तो ये हाफ लाइफ टाइम क्या होता है, लाइफ टाइम क्या होता है, ये सारी बातें अभी क्या करेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे। अब इसको हम लोग करते हैं सॉल्व। एबव रिएक्शन क्या है बेटा, तो ए से बना भी ये रिएक्शन था। टी इक्वल टू 0 पर ये ए नॉट है और 0 है। एट अ टाइम टी ये ए नॉट माइनस एक्स है और ये एक्स है। तो यहाँ ए टी क्या है, ए टी इज़ ए नॉट माइनस एक्स और बी टी क्या है, दैट इज़ एक्स। और यही दोनों हमको क्या करना है, ये निकालना है। ओके। तो पहले ये निकालेंगे। अब अगर रेट, सबसे पहला चीज़ क्या है, रेट ला, तो R इज इक्वल टू के
यही तो रेट ला इसका क्या, ए की पावर 0 यानी कि के। तो पहला हो गया कि रेट ला एक्सप्रेशन हमने इसका लिख दिया। और दूसरा, अगर ये रिएक्शन है तो दूसरी बात आर इजल टू क्या मैं माइनस डी ए बाई डी टी लिख सकता हूँ क्या, लिख सकता हूँ ना, माइनस डी ए बाई डी टी। ओके, ये इक्वेशन हो गया 2। फर्स्ट और सेकेंड को अगर हम क्या करें कंपेयर कर लें तो दोनों रेट ही हैं, तो वैल्यू क्या हो जाएगी। और माइनस डी बाई डी टी को मैं पहले क्या लिख सकता हूँ, तो भैया पहले ए नॉट माइनस एक्स था और पहले बाद में क्या हो गया माइनस डी, ए कितना था ए नॉट माइनस एक्स बाद में, और पहले कितना है ए नॉट है, नॉट चेंज अपॉन डी टी, तो ये कट के क्या बन जाएगा फाइनली डी एक्स बाई डी टी। तो आर इक्वल टू चाहे हम माइनस डी बाई डी टी बोलें चाहे फाइनली डी एक्स बाई डी टी, ये आ गया। अब फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन दोनों तो रेट है ना, तो दोनों रेट इसी रिएक्शन की, तो जब दोनों रेट ही हैं तो यानी कि ये आपस में बराबर होंगे, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हम क्या लिख सकते हैं बेटा, क्या लिख सकते हैं डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू के। यहाँ तक क्लियर, ये लिख सकते हैं। ओके, अब क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि डी एक्स इक्वल टू के डी टी। ओके, अब मैं इंट्रीगेट कर दे रहा हूँ। इंट्रीगेट जो मैं कर रहा हूँ तो डी एक्स क्या है बेटा 0 से x, और जो डी टी है वो 0 से t तक जा रहा है। अब डी एक्स का इंट्रीगेशन आपको पता ही है, वो x होता है, और x कहाँ से जा रहा है लिमिट 0 से x तक, k कांस्टेंट, और डी टी का इंट्रीगेशन क्या होता है दैट इज t, और वो कहाँ जा रहा है 0 से t। अब इसको मैं लिख सकता हूँ दैट इज x माइनस 0, और ये क्या जाएगा k इंटू टी माइनस 0, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू के टी। तो एक आपके सामने ये रिलेशन आ गया। दूसरा इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन x इज इक्वल टू के टी, यहाँ तक क्लियर। अच्छा, ये x क्या है, तो x क्या है, तो हमारा जो एक क्वेश्चन था क्या bt, तो bt क्या है दैट इज द कंसंट्रेशन ऑफ एट टाइम t, यही तो पूछा, वो क्या x के बराबर है, आप देख लीजिए वो x के बराबर है, ठीक है ना बेटा। तो क्या हो गया दैट इज द के टी। तो दिस इज द इम्पॉर्टेंट रिलेशन, बी टी क्या हो गया, इसको हम थर्ड कर देते हैं कि बी टी एक्स है और बी टी की वैल्यू कितना हो गई दैट इज के इंटू टी, बाई के इज द रेट कांस्टेंट एंड टी इज द जिस टाइम पर हम पूछ रहे हैं। ए टी की वैल्यू क्या है, तो वो क्या है बेटा ए नॉट माइनस एक्स, ए नॉट माइनस एक्स, तो ए नॉट की वैल्यू एक्स की वैल्यू क्या है दैट इज के टी, तो ए टी क्या हो जाएगा दैट इज ए नॉट माइनस के टी। सो दिस इज द फोर्थ एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। ये क्या है, रिएक्टेंट ए एट टाइम टी कितना बचा है दैट इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। तो अब ये इस पर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बनने वाले हैं, जो है ना कि आपको अगर ए नॉट दिया हो, के दिया हो, टी दिया हो, तो आप क्या कर सकते हैं ए टी यहाँ से निकाल सकते हैं, या ये चार अननोन है, चार क्वांटिटी है ए टी, ए नॉट, के और टी, चार में से कोई भी तीन देकर चौथी चीज़ आपसे क्या कर सकता है पूछ सकता है, ठीक है। अब ये कंसंट्रेशन के टर्म में है ना, अगर प्रेशर के टर्म में दिया हो तो बस क्या हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, तो क्या हो जाएगा पी टी इज इक्वल टू पी नॉट माइनस के टी। इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन सी टी इज इक्वल टू सी नॉट माइनस के टी। तो ये अगर ए रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में अगर इस तरह का इक्वेशन है तो ये कौन सा ऑर्डर है, ये जीरो ऑर्डर का एक्सप्रेशन है। ओके बेटा, तो ये फॉर्मूला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे यूज होगा। तो ये हो गया ए टी का, यानी कि रिएक्टेंट एट टाइम टी कितना होगा, तो ए टी इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। ओके, अब इसी रिएक्शन का लाइफ टाइम ऑफ रिएक्शन, जो रिएक्शन उसका लाइफ टाइम क्या होगा, तो क्या होता है लाइफ टाइम इन विच 100% ऑफ रिएक्शन गेट कंप्लीटेड। लाइफ टाइम का मतलब क्या है, मतलब कि जिस टाइम में रिएक्शन क्या हो जाए 100% कंप्लीट हो जाए, कि पूरा का पूरा रिएक्टेंट क्या हो जाए प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। तो अगर आप ऐसे बोलेंगे कि एट, है ना, लाइफ टाइम को मैं टी, है ना, टी एल टी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, टी मतलब टाइम, एल टी मतलब लाइफ टाइम। तो टी एल टी पर क्या होगा
क्या होगा, तो जो रिएक्टेंट है वो क्या होगा, वो ख़त्म हो चुका होगा, है ना, और जो प्रोडक्ट है वो पूरा क्या हो चुका होगा, रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका है। ए टी की वैल्यू 0 हो जाएगी और एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए नॉट हो जाएगी। समझ में आ रहा है ये बात क्यों बोल रहा हूँ कि जब यही रिएक्शन क्या होगा, एक ऐसा टाइम, तो पूरा का पूरा रिएक्टेंट जो होगा वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये कितना बचेगा उस केस में, ये 0 और ये कितना हो जाएगा, ए नॉट। ओके, तो वही लिख रहा हूँ मैं कि एट लाइफ टाइम ए टी 0 एक्स हो जाएगा ए नॉट। ओके, तो अगर है इक्वेशन क्या हमारे पास, तो भैया ए टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए टी। एट लाइफ टाइम क्या होगा, ए टी 0 हो जाएगा, ये तो ए नॉट ही रहेगा के, और टाइम क्या हो जाएगा, दैट इज़ अ टी एल टी, मतलब कि लाइफ टाइम। तो यहाँ से आपका क्या जाएगा बेटा, कि जो लाइफ टाइम है वो क्या जाएगा बेटा, ए नॉट बाई के। तो अब इसको नंबरिंग में आपका ले चौथे के बाद ये पांचवा इंपॉर्टेंट फार्मूला, कि कभी पूछे व्हाट इज द लाइफ टाइम ऑफ द जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो फार्मूला क्या, ए नॉट बाई के। ए नॉट इज द इनिशियल कंसेंट्रेशन और के क्या है आपका रेट कांस्टेंट। तो ए नॉट और के की वैल्यू अगर पता होगी तो आप सीधे लाइफ टाइम निकाल सकते हो। तो ये जितना भी मैं एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ, जो फॉर्मूला निकल के आ रहा है, यही आपको याद में रखना है। ऐसा ही एक टर्म आता है जिसका नाम है बेटा हाफ लाइफ टाइम। वो लाइफ टाइम तो हाफ लाइफ टाइम, हाफ लाइफ टाइम को हम टी हाफ ऐसे भी लिखा मिलेगा, टी हाफ, या कभी कभी टी 50%। तो टी हाफ मतलब कि आधा खत्म हो गया, 50% मतलब कि 50% मतलब कि आधा ही हुआ। तो हाफ लाइफ टाइम बोले चाहे टी हाफ बोले चाहे टी 50% बोले, एक ही मतलब है। और बात सही समझ में आ रहा है कि हाफ लाइफ टाइम मतलब कि आधा खत्म हो गया, यानी कि टाइम इन विच 50% ऑफ रिएक्शंस गेट कंप्लीटेड, यानी वो समय जिसमें कोई रिएक्शन 50% क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। तो एट टी हाफ क्या होगा, तो जो ए टी है वो ए नॉट माइनस एक्स, और एक्स जो है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कितना, ए नॉट बाई टू। तो ए नॉट बाई टू खत्म हो गया, तो कितना बचा, ए नॉट माइनस ए नॉट बाई टू, यानी कि ए नॉट बाई टू। ठीक है ना, आधा खत्म हो गया। तो अब क्या है फॉर्मूला, ए टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी, यही तुम्हारा फॉर्मूला है। एट हाफ लाइफ टाइम क्या होगा, ए टी कितना बचा बेटा, ए नॉट बाई टू, ए नॉट माइनस के, और ये हो जाएगा टी हाफ। अब यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो टी हाफ की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगा बेटा ए नॉट बाई टू के। सो दिस इज द फॉर्मूला नंबर पाँचवा है, तो इसको दे देते हैं नंबर छठा। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो खूब यूज होता है, ये बोलता है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ टाइम बताइए। क्या फॉर्मूला है, ए नॉट बाई टू के। ए नॉट इनिशियल कंसेंट्रेशन, के रेट कांस्टेंट, यानी कि ए नॉट और के की वैल्यू पता होगी तो हम क्या कर सकते हैं, टी हाफ निकाल सकते हैं। एक बड़ी मजेदार रिलेशन आया, एक इंपॉर्टेंट, कि जो लाइफ टाइम है वो ए नॉट बाई टू के है, और टी हाफ वो क्या है, सॉरी ए नॉट बाई के है, टी हाफ कितना है, ए नॉट बाई टू के। तो दिख रहा है सीधे सीधे कि लाइफ टाइम जो है वो क्या है, ट्वाइस ऑफ टी हाफ है। ठीक है ना, तो एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि जो लाइफ टाइम होता है वो ट्वाइस ऑफ टी हाफ होता है। अब इससे एक जो बात निकल कर आई, कि सपोज करिए इंपॉर्टेंट बात, कि अगर ऐसे कोई रिएक्शन है जो इनिशियली 0% ख़त्म हुआ और बाद में 100% ख़त्म हो गया, तो पूरा ख़त्म होने में कितना टाइम लगा, ए नॉट बाई के। शुरुआत के 50% ख़त्म होने में कितना लगा, ए नॉट बाई टू के, हाफ लाइफ टाइम। और अंतिम के 50% ख़त्म होने में कितना लगा, अगेन ए नॉट बाई टू के। तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या निकल कर आई, कि चाहे शुरुआत के 50% हो तब भी उतना ही समय लगा, और बाद का 50% हो तब भी क्या लगा, समय उतना ही लगा। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो निकल कर आई वो एज इंफॉर्मेशन, कि इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन रेट इज कांस्टेंट, ये तो पता ही है। हेंस टाइम टू कवर इक्वल इंटरवल ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज सेम। इक्वल इंटरवल यानी शुरुआत के 50% और बाद के 50% इक्वल होगा। 10% शुरुआत का, 10% लास्ट का, या 10% किसी बीच का। टाइम क्या लगना है, इक्वल लगना है। यानी कि 0 से 10% होने में अगर x सेकेंड लगा है, तो 90 से 100% होने में कितना लगेगा, x ही लगेगा। 60 से 70% होने में कितना लगेगा, x ही लगेगा। यानी इक्वल टाइम
है ना, इक्वल इंटरवल ऑफ रिएक्शन कवर होने में टाइम इक्वल लगता है, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन की क्या है, बहुत बड़ी क्वालिटी है। तो कभी ऐसे पूछ दे कि रिएक्शन उज रेट इज कॉन्स्टेंट, व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, आप बोलेंगे जीरो ऑर्डर। और रिएक्शन हु टेक equal time to cover equal interval of reaction, what is order of reaction, so that is a zero order reaction. ओके तो ये सब तरीके हैं टू आइडेंटिफाई व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आपसे बोले कि ए नॉट ए टी इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी, अगर किसी का ग्राफ है तो बताइए क्या होगा ऑर्डर, जीरो ऑर्डर। ओके तो यहाँ तक क्लियर। अब इसमें एक और टर्म है जीरो ऑर्डर में, दैट इज अ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, और आपको पता ही है केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ रखे हैं कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा क्या होता है कि नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड अपॉन इनिशियल मोल। तो जितना मोल डिसोसिएट हो गया, तो कितना मोल डिसोसिएट हुआ इस क्वेश्चन में, तो भैया एक्स मोल, और इनिशियल मोल रिएक्टेंट का कितना था, तो ए नॉट। तो अल्फा क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन ए नॉट। ठीक है ना, देख लीजिए आप यहाँ से जो रिएक्शन है शुरुआत का, तो यहाँ मैं दिखा देता हूँ कि कितना ए डिसोसिएट हुआ है, तो देखिए एक्स मोल डिसोसिएट हुआ, और कितना था ए नॉट। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना होता है कि नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड अपॉन इनिशियली जितना मोल था। ओके तो एक्स अपॉन ए नॉट। अब अल्फा इज इक्वल टू, अब एक्स की वैल्यू हमने निकाल रखी है, क्या निकाली बेटा, एक्स की वैल्यू कितनी बेटा, तो दैट इज के टी अपॉन ए नॉट। तो एक ये फॉर्मूला नंबर अगर ये 7 हो गया, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का वैल्यू निकालने के पूछे तो आपको के चाहिए, टी चाहिए और ए नॉट। ओके कोई दिक्कत, अब आपको पता ही अगर 100% डिसोसिएशन हो गया तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाती है, इस केस में 1 हो जाती है। यानी कि एट लाइफ टाइम अल्फा क्या होता है, 1 होता है। बट लाइफ टाइम के पहले आप क्या कर सकते हैं, आप निकाल सकते हैं। तो ये फॉर्मूला अल्फा इक्वल टू के टी अपॉन ए नॉट, अगेन एक फॉर्मूला आ गया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने का फॉर्मूला। ओके कोई दिक्कत। अब ये जो इक्वेशंस हमने पढ़ा है, तो इसी इक्वेशंस पे रिलेटेड क्या जो ग्राफ हम लोग देख लेते हैं, ग्राफ रिलेटेड दीज इक्वेशन। जैसे कि पहला जो हमारा ग्राफ जो हम लोग देखने जा रहे हैं, तो फर्स्ट ग्राफ हमने कुछ इक्वेशंस पढ़ी। जैसे पहला इक्वेशन में क्या पढ़ा, रेट आर इज इक्वल टू के, ये तो पढ़ा। तो अगर रेट को एक्स एक्सिस पर रखे और टाइम, यानी ये ग्राफ जो है रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ है, तो आपको पता है रेट तो के है, के इज कांस्टेंट, तो नहीं रेट टाइम से इंडिपेंडेंट है। तो अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा तो वो ग्राफ कैसा बनेगा, दैट इज अ कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, दैट इज के। तो इससे समझ में आ रहा है कि अगर ऐसा ग्राफ है तो कौन सा ऑर्डर है, ये जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स है। ऐसे ही अगला ग्राफ जो बना रहे हैं, दैट इज अ रेट वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए। तो इधर रेट है और इधर क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ ए। अब आपको पता है कि अगेन आर इज इक्वल टू के है, तो ये ए की कंसंट्रेशन पर डिपेंड है ही नहीं, तो इसका भी ग्राफ क्या होगा, दैट इज अ कांस्टेंट, इसकी वैल्यू क्या होगी के। यानी कि इफ रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन और टाइम, व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। ठीक धीरे बेटा। अगला जो ग्राफ है वो हम लोग बनाने जा रहे हैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट यानी ए वर्सेस टाइम। तो क्या है फॉर्मूला ए का, अगर याद हो तो ए नॉ ए टी इक्वल टू क्या है, ए नॉट माइनस के टी, ये तो है। तो देखिए अगर इसका ग्राफ बनाएंगे तो इधर क्या है, ए टी वर्सेस टी फॉर टाइम का ग्राफ है। ए टी क्या, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन एट टाइम टी। तो ये आपको देखा निगेटिव स्लोप है तो घटना ही है, तो इनिशियली क्या होगा, कंसंट्रेशन ए नॉट होगा, और समय के साथ ही ग्राफ क्या होगा आपका घटेगा, और कभी जीरो भी हो जाएगा। जीरो कब होगा, यानी लाइफ टाइम, और वो कितना बेटा, ए नॉट बाई के। और स्लोप क्या होगा, इस ग्राफ का स्लोप पूछ दे, दैट इज अ के, सॉरी माइनस के। ओके तो अगर
रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में ग्राफ क्या डिक्रीजिंग है, लीनियर डिक्रीजिंग है। व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ऐसे ही बीटी प्रोडक्ट और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और टाइम के बीच में ग्राफ बनाए तो बी और टी के बीच में, तो क्या है फॉर्मूला बी टी का, बी टी इज इक्वल टू के टी, ये तो फॉर्मूला है। तो लीनियर इंक्रीजिंग है तो ये क्या ऐसा ग्राफ लीनियर इंक्रीजिंग, और इसका स्लोप क्या होगा बेटा के। तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अगर समय के साथ बढ़ रहा है और ऐसा ग्राफ है कि कौन सा ऑर्डर ग्राफ है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ओके, ऐसे एक टर्म पड़ा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कंसंट्रेशन के साथ में पड़ा टी हाफ और ए नॉट के बीच में ग्राफ, टी हाफ और ए नॉट। तो ये ग्राफ किसके बीच में है, टी हाफ वर्सेस ए नॉट में इनिशियल कंसंट्रेशन। क्या फॉर्मूला, टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट बाई टू के, ये तो फॉर्मूला है ना। तो देखिए के और तो कांस्टेंट है तो ये भी लीनियर क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा, और जो स्लोप है वो कितना होगा बेटा, तो 1/2 के। तो बोलेगा टी हाफ और इनिशियल कंसंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या लीनियर इंक्रीजिंग ग्राफ है। व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ऐसे टी हाफ के साथ एक हमने पढ़ा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और टाइम के बीच में अगर ग्राफ पूछ दे, फॉर्मूला क्या था, अल्फा इज इक्वल टू के टी अपॉन ए नॉट। तो जब टाइम जीरो होगा तो क्या लीनियर इंक्रीजिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के और ए नॉट क्या है, दैट इज अ कांस्टेंट है, तो ये भी लीनियर इंक्रीजिंग होगा। और अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, वो फिक्स है, ये मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर, दैट इज 1, इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता है। और ये किस टाइम पर होगा, वो टाइम क्या होगा, ए नॉट बाई के, दैट इज लाइफ टाइम। तो अल्फा और टाइम के बीच में जो रिलेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये कौन सा ग्राफ है, किस ऑर्डर का, तो जीरो ऑर्डर का ग्राफ। क्लियर। तो ये सारे ग्राफ हो गए जो हो सकते हैं, और ये ग्राफ आप जब क्वेश्चंस करेंगे तो आप क्लियर रहेगा कि इस तरह से क्वेश्चन इसके बनते हैं। तो ये ऐसे अगर ग्राफ दिए हुए हैं, रेट वर्सेस टाइम, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वर्सेस टाइम, या टी हाफ वर्सेस ए नॉट, या अल्फा वर्सेस टाइम, अगर इस तरह के ग्राफ हैं सो दिस इज अ जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। ओके, मेडिकल वाले बच्चों के लिए सीधे अगर ये ग्राफ समझ में आ रहा है और सीधे सीधे आपको ग्राफ को याद में रखना है। ओके, और बाकी जो मैथ्स वाले हैं तो भाई उन लोगों को तो इतना बात समझ में आ ही रही होगी कि ये ग्राफ कैसे बना है। इक्वेशन लिखा है, साफ साफ मैंने इक्वेशन ऊपर लिख दिया, नीचे ग्राफ बना दिया। और नीट वाले स्टूडेंट भी, जो मेडिकल के भी स्टूडेंट हैं, उनको भी इतना बेसिक तो है ना, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ तो वैसे भी मैथमेटिकल टूल्स में बताया जाता है, तो आना चाहिए, नहीं तो आप याद कर सकते हैं, वो तो चॉइस आपके पास है ही। ओके, सो दिस वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब अगला जो है कि जीरो, आपको पता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो आप रिएक्शन देखकर बता नहीं सकते, एक्सपेरिमेंटल है। तो देयर आर सो मेनी एग्जांपल which are having zero order, है ना, but there are some example which are mentioned in NCERT जो हमको याद होना चाहिए और जो पूछा जा सकता है। तो some important examples of zero order, जीरो ऑर्डर के कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। पहला है फोटोकेमिकल रिएक्शन, कोई भी फोटोकेमिकल रिएक्शन अगर आ जाए तो एकदम आंख बंद करके दैट इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। फोटोकेमिकल रिएक्शन जो बेसिकली क्या होता है, फोटोकेमिकल रिएक्शन डिपेंड अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ फोटोन, यानी जो फोटोन तो समझते ही यहाँ पे एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ रखा है कि जो फोटोन होते हैं यानी एनर्जी के जो पैकेट्स होते हैं उन पर ये डिपेंड करता है। ये रिएक्टेंट पर डिपेंड नहीं करता है, किस पर डिपेंड करता है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर, यानी जितना ज़्यादा इंटेंसिटी होगा उतना ही रेट क्या होगा, ज़्यादा होगा। रिएक्टेंट के अमाउंट पे ये क्या है, इंडिपेंडेंट है, तो इसीलिए जीरो ऑर्डर का होता है। और इसका एग्जाम्पल, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, H2 + Cl2 लाइट के प्रेजेंस में HCl बनाता है, पूछेगा किस ऑर्डर का रिएक्शन है, तो आप बोलोगे जीरो ऑर्डर का रिएक्शन। और रेट ला देख लीजिए, R = K H2 0 Cl2 0, यानी कि यह हाइड्रोजन और क्लोरीन के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। ओके, तो फोटोकेमिकल रिएक्शन कौन सा ऑर्डर, तो उत्तर जीरो ऑर्डर। या ऐसे कोई H2 + Cl2 लाइट के प्रेजेंस में HCl बनाते हैं, किस ऑर्डर का रिएक्शन है बेटा, जीरो ऑर्डर। और ये रिएक्शन देख के हमको पता नहीं चलने वाला है, तो ये आपको याद रखना है, पहला एग्जाम्पल। ऐसे दूसरा एग्जाम्पल, एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन। एंजाइम के बारे में आपने तो पढ़ ही रखा है, थोड़ा सा आइडिया होगा ही, और थोड़ा सा डिस्कशन, एक चैप्टर है सरफेस केमिस्ट्री, हम लोग 12th में ही पढ़ेंगे। बायो वाले तो बखूबी जानते होंगे एंजाइम के बारे में, बायोमॉलिक्यूल में पढ़ रखा है। और जो मैथ्स वाले वो लोग भी क्या हैं, एंजाइम के बारे में पढ़ेंगे, कोई बायोमॉलिक्यूल केमिस्ट्री में भी पढ़ाया जाता है।
और 10th स्टैंडर्ड में आपने थोड़ा बहुत इंजाइम्स के बारे में एक बेसिक आइडिया आपके पास होगा। तो इंजाइम क्या होते हैं, एक तरह से दीज आर द बायो कैटलिस्ट, और जितने भी इंजाइम रिएक्शन होते हैं वो सारे क्या होते हैं बेटा, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन। बिल्कुल याद है, कोई भी इंजाइम वाला रिएक्शन आ गया आप क्या बोलोगे, इट इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो ऑल एग्जांपल्स ऑफ द इंजाइम कैटलाइज रिएक्शंस आर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तीसरा ये बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, वेरी इंपॉर्टेंट, डिसोसिएशन ऑफ गैस। गैस का डिसोसिएशन ऑन सॉलिड सरफेस एट वेरी हाई प्रेशर। ध्यान रखिएगा, एक तो कहाँ है, एट सॉलिड सरफेस, और प्रेशर क्या है, हाई। तो हाई प्रेशर पर अगर क्या हो रहा है, सॉलिड सरफेस पर डिकम्पोजिशन करा रहे हैं किसी भी गैस का, वो जीरो ऑर्डर। जैसे अमोनिया गैस है और ये डिकम्पोज होकर N2 और H2 बना रही है। फॉस्फीन एक गैस है, डिकम्पोज होकर फास्फोरस और हाइड्रोजन बना रही है। तो अगर ये हाई प्रेशर पर अगर डिकम्पोजिशन हो रहा है ऑन सॉलिड सरफेस, तो आंख बंद करके व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो आप बोलोगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन। मीन्स इट डजंट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया आर PS3। ओके, तो ये तीन आपके जो कैटेगरी थे बहुत ही इंपॉर्टेंट जो पूछे गए एग्जाम्स में। ओके, अगला जो है सम इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो भी उन्होंने पढ़ लिया है, उनमें से क्या क्या बातें जो है, जो जिस कॉन्सेप्ट की हेल्प से हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ भाई व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो पहला जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इक्वल परसेंटेज ऑफ रिएक्शन कंप्लीट इन सेम टाइम। जो अभी थोड़े पहले डिस्कस किया था कि अगर इनिशियली क्या है, अगर 100 है और 10% ख़त्म हुआ तो कितना बचा बेटा, 90 में से फिर 10% ख़त्म हुआ, कितना बचा, तो 80 का 10% ख़त्म हुआ, कितना बचा, 70। ऐसे ही हम लोग क्या करते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। तो अगर 100 से 90 आने में इसको लगा है 5 सेकेंड, तो 90 से 80 यानी 10% में कितना समय लगेगा, 5 ही सेकेंड लगेगा। और 80 से 70 आने के लिए लगेगा 5 ही सेकेंड लगेगा। या 70 से 60 आने में कितना लगेगा, 5 ही सेकेंड लगेगा, है ना। ये वही बात होगी ना क्या, कि इक्वल परसेंटेज कंप्लीट इन सेम टाइम। ओके, या उल्टा इक्वल टाइम में इक्वल परसेंटेज हो रहा है तो वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन, या जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो इक्वल टाइम में इक्वल परसेंटेज होगा। तो ये पहला कैरेक्टरिस्टिक्स। दूसरा है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट आफ्टर इक्वल टाइम इंटरवल आर इन AP, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है ना। तो ये अब थोड़ा सा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में आइडिया है ही, और ठीक है ना, मतलब कि मैथ्स वालों को तो होगा ही होगा। और ये थोड़ी सी बातें क्या है, एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हैं। तो जो भी ये नीट वाले हैं तो ये चीज़ समझ में आ रही है, तो बहुत अच्छी बात है जो मैं भी बात कह रहा हूँ। और आप जब क्वेश्चन करेंगे तो आपके सारे क्वेश्चन नीट स्टैंडर्ड वाले सब हो जाएंगे। वो सारी थ्योरी कवर है, कुछ थोड़ी सी थ्योरी क्या है वो एडवांस को भी मैं टच करते हुए चल रहा हूँ साथ साथ दोनों को। तो इसलिए AP UP की बात जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो बोलते हैं, वैसे भी आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड मैथ्स में तो AP पढ़ाई होगा, ठीक है। तो क्या है T=0, क्या रिलेशन होता है भाई, तो फॉर्मूला होता है AT=A0 - KT, ये तो फॉर्मूला है। तो बोल रहा है कि T=0 पे, T=0 पर तो क्या होगा, AT A0 के बराबर होगा। T= मान लीजिए कि आफ्टर टाइम T, तो AT कितना होगा, A0 - KT। T=2T, तो AT कितना होगा, A0 टाइम क्या 2T, तो 2KT। ऐसे T=3T, अब AT क्या होगा, A0 - 3KT। तो ध्यान से ज़रा देखिए कि KT टाइम क्या होता जा रहा है, डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है, दैट इज KT। तो जब कॉमन डिफरेंस सेम है तो ऐसे टर्म्स को क्या बोलते हैं, यानी कि ये जो एक प्रोग्रेशन बन गया, तो कैसा प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो इसका एक बात क्या निकल के आया कि अगर इक्वल टाइम इंटरवल में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या है, AP में है, तो यानी कौन सा ऑर्डर है वो सेकंड ऑर्डर है। तो बस अब बात याद यही रखना है कि अगर आपने देखा कि इक्वल टाइम इंटरवल पे, यहाँ देखिए इक्वल टाइम है ना, 0 से T से 2T, अगर इक्वल टाइम इंटरवल पे रिएक्टेंट AP में है तो वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। ओके, तो ये दूसरी इंफॉर्मेशन है, हो गई। तीसरा, T½ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन। तो फॉर्मूला पढ़ा ही हमने, T½ = A0/2
2K। तो इसमें देखिए आपका K और 2 तो कांस्टेंट है, तो साफ साफ क्या है, P ऑफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A नॉट। तो तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में हाफ लाइफ टाइम और A नॉट के बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, या अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो कौन सा ऑर्डर होगा, वो जीरो ऑर्डर होगा। तो तीन इंपॉर्टेंट ये पॉइंट हो गए। अब इस पर क्वेश्चन करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, अ पर्टिकुलर रिएक्शन इज गेट कंप्लीटेड 20% इन 20 मिनट एंड 40% इन 40 मिनट, डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब देखिए क्या बोल रहा है कि जो रिएक्शन है इनिशियली मान लीजिए अगर A नॉट कितना 100 है मान लीजिए, तो 20 मिनट में कितना कंप्लीट हुआ A नॉट 20, तो 80 कितना हो गया बचा, 20 खत्म हो गया तो 80 बचा। और 40 मिनट में 80 40% खत्म हो गया, कितना बचा 60 बचा। और t इक्वल टू 0 पर 80 कितना है, वो 100 है। तो अब देखिए 0 से 20 दो, तो टाइम इंटरवल क्या 0 से 20 20 है, 20 से 40 20 है, और यहाँ क्या डिफरेंस है 20, और इनमें डिफरेंस क्या है 20, यानी AP में है। तो अगर ये AP में है तो देखिए ऐसा क्वेश्चन आ गया ना कि अब आपको कुछ दिया नहीं है, तो ये क्या है AP में है, यानी कि ये कंफर्म हो गया कि ये ऑर्डर कौन सा है, सो इट इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब उसने K की वैल्यू पूछा है, तो K की वैल्यू अब निकालेंगे, AT इज इक्वल टू A नॉट माइनस KT। तो AT किसी भी टाइम पे लीजिए, मतलब टाइम एट टाइम 20, तो AT कितना हो सकता है 80 है, A नॉट 100 है, KT कितना हो जाएगा 20। तो सॉल्व करिएगा, K क्या आ जाएगा 20/20 यानी कि 1। तो K की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 1 आ गई, है ना। जीरो ऑर्डर है, यूनिट क्या हो जाएगी, और कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में है, तो मोल पर लीटर सेकेंड, सॉरी पर मिनट। समझ में आ गया बेटा। तो अभी जो मैंने जो इन्फॉर्मेशन दिया उस इन्फॉर्मेशन से देखिए आसानी से हमको क्या पता चल गया कि हमने देखा इक्वल टाइम इंटरवल पे जो रिएक्टेंट का अमाउंट है वो क्या है, वो एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना दिया। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना दिया मतलब कि कौन सा क्या है, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। ओके, अगला क्वेश्चन करते हैं। 3A से बन रहा है P, एक रिएक्टेंट है A से बन रहा है P और बैलेंस दे रखा है, और रेटला दे रहा है R इक्वल टू K A0। A0 मतलब कि कौन सा ऑर्डर बेटा, जीरो ऑर्डर है। अब बोला कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ A एट टाइम T। अब ये पूछ रहा है, अब थोड़ा सा इसको देखिएगा, डायरेक्ट भी करेंगे बट पहले थोड़ा सा समझते हैं। 3A से बना P, T इक्वल टू 0 पे मान लीजिए इनिशियली A नॉट है और ये बना नहीं है, एट टाइम T क्या होगा, तो A नॉट माइनस 3x लिख लोगे इसको, और ये x मैंने बताया था ना कि जब ये लिखा करो तो x को स्टैक्चोमेट्रिक कोएफिशिएंट के रेशियो पे लिख दिया करो। तो यहाँ 3 है तो 3x, P में 1 है तो x, यानी A कितना बचा A नॉट माइनस 3x, और P कितना बना तो वो x बना। तो R क्या होगा, फिर R होगा -1/3 dA/dt लिख सकते हैं, कहीं कोई बेटा समस्या, इज इक्वल टू -1/3 d/dt। A को क्या लिखेंगे, देखो A नॉट माइनस 3x माइनस A नॉट, यानी बेटा क्या आ गया देखो dx/dt। तो एक बात तुमको समझ में आ रही है बार बार कि जो R है वो dx/dt ही आ रहा है। ओके, और चूंकि रेटला दे रखा है R इज इक्वल टू क्या K, तो इक्वेट कर देंगे तो dx/dt क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू K। ध्यान दीजिएगा, तो अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो dx इक्वल टू K dt, तो मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा, तो 0 से x 0 से t, ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा kt। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, kt आ गई। ध्यान दीजिएगा, तो at की वैल्यू क्या आ गई, A नॉट माइनस 3x, यही तो है ना at, और x की वैल्यू क्या है kt, तो at क्या आ जाएगा A नॉट माइनस 3kt। आपसे यही पूछा है कंसंट्रेशन ऑफ एट टाइम टी, तो आंसर क्या होगा, दिस इज योर आंसर। अब यहाँ एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बार बार डायरेक्ट हमको करना है। अब हमारे पास जो फॉर्मूला था AT इज इक्वल टू A नॉट माइनस KT,
तो रेट कांस्टेंट के है तो ए नॉट ए टी इक्वल टू के टी तो हो जाना चाहिए था। तो आंसर तो ये होना चाहिए। तो यहाँ से ये 3 के टी क्यों आ गया, ये 3 कहाँ से आ गया? तो ये ध्यान रखना है बेसिकली जो होता है, अभी मैंने आपको बताया था, दिस के इज रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन, बट इस फॉर्मूले में जो के है दैट इज द रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्टेंट। ओके, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो ए टी इक्वल टू ए नॉट माइनस के ए टी। तो ए टी क्या होगा, के कैसे निकालेंगे? तो आपको याद आ रहा है, तो मैंने एक रिलेशन बताया था, के इज इक्वल टू के बाई कोफिशिएंट। तो ए टी क्या होगा, ए नॉट माइनस 3 के टी। देखो डायरेक्ट आ गया, तो ये शॉर्टकट हो गया। तो ए टी इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। इस फॉर्मूले में जो के होता है वो क्या होता है, दैट इज रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्टेंट होता है, ना कि रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन होता है। ओके, तो अगर आप ये समझ में आ गया ना। अब देखो, अब इसी चीज मैं यहां पे करता हूं, देखो। तो अब इसका अगर सॉल्व करूंगा तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट बाई 2k। इट इज नॉट 2k, इट्स 2k a। और k a और k के बीच में क्या रिलेशन, k इज इक्वल टू के ए बाई कोफिशिएंट, दैट इज 5/3। तो व्हाट इज k? 5/3k। सो व्हाट इज टी हाफ, ए नॉट अपॉन 10/3k, यानी कि 3 ए नॉट बाई 10k। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो ये जहाँ पे जो k है वो k क्या है, टी हाफ में जो k है या जो भी फॉर्मूले में जो k है वो k इज अ रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्टेंट। अब इसके बाद से ये फॉर्मूला सही हुआ। अब ए नॉट और k की वैल्यू आप क्या कर दो, पुट कर। ओके, ये रहा। अगला a और +2 विल फॉर्म प्रोडक्ट p। आर दे रखा है कि a की पावर जो b, यानी कैसा रिएक्शन, जीरो ऑर्डर, और दे रखा है इनिशियली a का कंसंट्रेशन a और b का क्या है, आपका b है। अब बोला है कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ a एंड b आफ्टर टाइम t, यानी वही AT और BT निकालना है, साथ साथ में टी हाफ भी निकालना है और b का। अब दीजिए, देखिएगा ध्यान से इस क्वेश्चन को। तो AT क्या होगा, a माइनस दैट इज KAT, और BT क्या होगा बेटा, तो B माइनस KBT। ओके, अब क्या होगा AT, समझ में आ रहा है? और K कितना होगा, K क्या होगा, दैट इज इक्वल टू K क्या होगा, K जो होगा K/1 इक्वल टू K, और KB/2 इक्वल टू K। तो KB क्या होगा, 2K लिख कह सकता हूँ मैं, AT इक्वल टू A माइनस KT, एक तो ये हो गया, और BT इक्वल टू क्या होगा, B माइनस 2KT। इतना बात समझ में आ गया। ऐसे ही टी हाफ क्या होगा, ए नॉट अपॉन 2K, कोई K और KB बराबर है, और टी हाफ ऑफ ये B क्या होगा, ये तो A का टी हाफ है, B का क्या होगा, तो ए नॉट अपॉन 2। अब यहाँ इसका K क्या है, KB क्या है, ट्वाइस ऑफ K, यानी कि ट्वाइस ऑफ K, यानी कि ए नॉट अपॉन 4। ओके, तो पहला यही क्वेश्चन था कि A और B की वैल्यू है टाइम t, और टी हाफ बताइए और B का निकाल दिया हमने। अब सेकेंड इसका पार्ट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। What should be the condition on A such that T half of A and B are equal? अब देखो T half of A क्या है, A नॉट बाई 2K, और T half of B कितना है, वही A नॉट या A अपॉन B अपॉन 4K। तो ये बराबर कब हो सकते हैं, ये बराबर कब हो सकते हैं, ये तभी सकते हैं जब ये दोनों बराबर हो, यानी कि ए नॉट
बाई 2k इज इक्वल टू बी नॉट बाई 4k कट जाएगा, यानी कि ए नॉट अपॉन बी नॉट, यानी ए अपॉन बी, ए बाई बी क्या होगा, दैट इज 1/2। इन दोनों की इनिशियल कंसंट्रेशन जब क्या होंगे 1/2 होंगे, तभी दोनों का टी हाफ क्या होगा, बराबर होगा। तो एक तो ये आ गया। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात की यार कि सेम रिएक्शन में, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सेम रिएक्शन है दोनों ही, तो ए और बी का जो टी हाफ जब सेम होगा तभी ऐसे रिएक्शन पॉसिबल है, क्योंकि एक ही रिएक्शन में दो टी हाफ नहीं हो सकता, एक रिएक्शन का दो टी हाफ नहीं हो सकता है। तो एक तो मैंने बता दिया, और इसमें ही नोट आप ये बात ध्यान रखिएगा। क्या बात, तो पहला बात, टी हाफ ऑफ ईच रिएक्टेंट विल बी इक्वल ओनली व्हेन दे आर इन द स्टैचोमेट्रिक रेशियो, यानी ये 1:2 है, और आप देख लीजिए ए और बी का रेशियो भी क्या है 1:2 है। तो ये टी हाफ तभी बराबर होगा जब 1:2 का रेशियो, यानी कि इनिशियल कंसंट्रेशन का रेशियो क्या हो, स्टैचोमेट्रिक रेशियो के बराबर हो, पहला बात। और दूसरा बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि टी हाफ ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड ओनली व्हेन ऑल द रिएक्टेंट आर इन द स्टैचोमेट्रिक रेशियो, है ना, कि टी हाफ डिफाइंड ही तब होगा जब रिएक्टेंट क्या हो, स्टैचोमेट्रिक रेशियो में प्रेजेंट हो, क्योंकि अगर इक्वल नहीं है तो टी हाफ डिफरेंट होगा, और अगर टी हाफ डिफरेंट है तो सेम रिएक्शन का दो टी हाफ कैसे हो सकता है। सो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, अगला भी क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या है कि 2a + 3b विल फॉर्म प्रोडक्ट p, और आपको दे रखा है रेट ला। अब बस ये बोल रहा है कि यहाँ पे आपसे पूछ क्या रहा है, तो पूछ ये रहा है कि AT एंड BT बताइए, साथ साथ में टी हाफ ऑफ A बताइए एंड टी हाफ ऑफ B कैलकुलेट करिए। तो बस कैलकुलेट कर लेते हैं। तो AT कितना होगा, तो A0, मान लो इनिशियली कंसंट्रेशन का कितना है, A0 है, इसका कितना है B0 है, तो A0 माइनस 2kT बेटा, और BT कितना होगा B0 माइनस 3kT। ओके, तो ये ही इस तरह का क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा। टी हाफ ऑफ A कितना होगा, तो A0 अपॉन 2Ka होता है, और Ka कितना है, दैट इज 2K, तो क्या हो जाएगा A0 अपॉन 4K। और टी हाफ ऑफ B कितना होगा, तो B0 अपॉन 2KB, और KB कितना होगा बेटा 3 टाइम ऑफ K, यानी कि A0 अपॉन क्या हो जाएगा 6K, सर नॉट A0, दैट इज B0। तो ये डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन में ऐसा पूछ सकते हैं। क्लियर, तो ये लिख लेंगे ऐसे। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। Decomposition of Cl2O7 will give twice of Cl2 and 3/2 टाइम ऑफ O2। ये जो रिएक्शन हमने लिखा है, ये रिएक्शन इट फॉलो द जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, ये लिख दिया है। मिलता है ना, ये आपको मेंशन करेगा या तो रेटला देगा। P0 मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन, P0 मतलब इनिशियल किसका प्रेशर है, सॉरी Cl2O7 कितना है 600 mm ऑफ Hg, और माइनस दिस, यानी कि ये क्या है रेट विद रिस्पेक्ट टू क्या Cl2O7 रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में कितना है, तो 50 mm ऑफ Hg कैलकुलेट करना है। पहला पार्ट क्या है, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ O2 एट 2 सेकेंड। अब ये समझ में आएगा कि सर यहाँ तो 2 सेकेंड 4 सेकेंड 5 सेकेंड टाइम से कैसे निकालें। तो बेटा ये जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स है। जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स का कॉन्सेप्ट क्या यहाँ यूज करना है कि आपको पता है कि R जो होता है वो K के बराबर होता है, यानी रेट क्या होता है, रेट इज कांस्टेंट। तो चाहे 2 सेकंड बाद निकालो, चाहे 10 सेकंड बाद निकालो, रेट तो क्या है, दैट विल नॉट चेंज। और रेट क्या होगा, तो R इक्वल टू वो क्या लिख सकते हैं, तो माइनस रिएक्टेंट के प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यही लिख सकते हैं। R वो कितना बेटा, वो 50 दे रखा है। और O2 का क्या होगा, तो D ऑफ O2 बाई dt, और कोफिशिएंट कितना 3/2, तो नीचे 3/2 ये हो जाएगा। तो dO2 बाई dt क्या होगा, तो 3/2 टाइम ऑफ दिस, यानी हो जाएगा ये बेटा 75 mm ऑफ Hg। तो यहाँ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या था कि 2 सेकंड बाद पूछा, चाहे 10 सेकंड बाद पूछा, चाहे 100 सेकंड बाद पूछा, रेट विल बी कांस्टेंट बिकॉज इट इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। बट ऐसा हम फर्स्ट ऑर्डर में नहीं कर सकते थे, ठीक है ना। अब उसके क्वेश्चन आगे हम लोग देखेंगे। टी हाफ की बात करेंगे तो टी हाफ का क्या फॉर्मूला है, तो टी हाफ इज इक्वल टू A0 अपॉन 2K, और रिएक्टेंट
या जिसकी बात कर रहा है। अब जो रिएक्टेंट है उसका कोफिशिएंट 1 है, तो यहाँ पे वो क्या होगा, के आर जो होगा वो के के बराबर ही होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा ए नॉट बाई 2k। ओके, ए नॉट मतलब कि प्रेशर, और इनिशियल प्रेशर कितना है, कंसंट्रेशन या प्रेशर, तो प्रेशर कितना है 600 और 2, और के कहाँ से आएगा, तो आर ही के है, और आर कितना है 50, तो के भी कितना होगा बेटा 50, डिवाइड बाई 50, तो ये कितना आंसर हो जाएगा 6। ओके सेकेंड। सो क्लियर, के की वैल्यू कैसे आ गई, तो आर की वैल्यू के ही क्या होगी, बराबर होगी। तीसरा जो पूछ रहा है पार्ट, वो रेट ऑफ रिएक्शन। अब इसका रेट पूछा, देखिए ध्यान से कि ये डबल हो चुका है, तो अब यहां अगर रेट लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखेंगे, तो माइनस प्रेशर ऑफ Cl2O7 dy/dt, और इसको क्या करेंगे 1/2 से मल्टीप्लाई, तो ये कितना, ये तो जो आपका है प्रेशर ऑफ रिस्पेक्ट टू Cl2O7 वो कितना दे रखा है, वो दे रखा है 50, उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी कितना हो गया 25 mm ऑफ Hg पर सेकेंड। और मैंने आपको बताया भी था कि जो कोफिशिएंट चेंज करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या कर जाता है, दैट विल बी चेंज। रेट कांस्टेंट विल चेंज, दिख रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन विल चेंज, व्हाट विल नॉट चेंज, तो रेट ऑफ इंडिविजुअल रिएक्टेंट आर प्रोडक्ट विल नॉट चेंज। ओके, फिर जो चौथा पार्ट पूछ रहा है वो पूछ रहा है कि प्रेशर, टोटल प्रेशर क्या पूछ रहा है, पीटी मतलब क्या, टोटल प्रेशर 10 सेकंड बाद कितना टोटल प्रेशर होगा। तो अब जैसे मान लीजिए कि मैंने रिएक्शन लिखा, क्या है 2Cl2O7 विल फॉर्म 4ClO2 प्लस 3O2, ये रिएक्शन का मुझे निकालना है। T = 0 पे इनिशियली अगर प्रेशर P0 है, अब यहाँ कुछ होगा नहीं, तो एट अ टाइम 10 सेकेंड मान लीजिए वो P0 माइनस ये 2x है, ये बनेगा 4x, ये बनेगा 3x, तो टोटल प्रेशर कितना होगा, तो सबको जोड़ देंगे तो हो जाएगा P0 प्लस 4 3 7 2 यानी कि प्लस 5x। ओके, यहाँ तक समझ में आ रहा है। और हमारे पास जो है कि एट पीटी प्रेशर एट टाइम, इसके लिए Pt = P0 माइनस KT। अब यहाँ जो K है देखो, यहाँ 2K हो जाएगा, है ना, 2 से मल्टीप्लाई हो गया ना, तो 2KT। Pt कितना है बेटा, तो वो लिखा है साफ साफ क्या, P0 माइनस 2x, ये तो Pt है, इज इक्वल टू P0 माइनस 2, है ना, K, इसका K कितना है बेटा, तो 25 है, अभी K निकालना, इसका 25 है, और T कितना होगा, दैट इज 10 सेकेंड। P0 की वैल्यू आपको पता ही, वैसे P0 से P0 कट भी जाएगा, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, और x की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी 250 mm ऑफ Hg। तो टोटल प्रेशर जो आप पूछ रहा है तो वो क्या होगा, P0 दैट इज 100, सॉरी नॉट 100, 600 प्लस 5 × 250, तो जोड़ लेंगे कितना देगा 750, यानी कि 10 होगा, 1250 हो जाएगा, तो यानी कि 1850 mm ऑफ Hg, ये टोटल प्रेशर हो जाएगा। ये टोटल प्रेशर निकला है, और ये Pt क्या है, ये दिस इज द प्रेशर ऑफ Cl2O7 एट 800, इससे हमको x की वैल्यू आ गई। तो अच्छा क्वेश्चन था, एक बार दोबारा इसको जरूर आप लोग सॉल्व करिएगा। ओके, अब जो क्वेश्चन है ये हमारे मेंस और नीट स्टैंडर्ड के क्वेश्चन अब हम लोग करने जा रहे हैं, जो सामने हैं, तो करते हैं। जैसे क्वेश्चन क्या है, फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन ए से बन रहा बी प्लस इनिशियल कंसंट्रेशन है ए कितना 0.1 मोलर है, ए का कंसंट्रेशन 0.08 मोलर हो जा रहा है 10 मिनट बाद, देन इट्स हाफ लाइफ टाइम कंप्लीशन टाइम्स आर रिस्पेक्टिवली। ठीक है ना, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो मेंशन ही कर दिया कौन सा जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, और
इनिशियली जो है ए नॉट वो कितना दे रखा है 0.1 मोलर, और एट टाइम टी वो कितना है 0.08 मोलर, और टाइम दे रखा है 10 मिनट। अब पूछ रहा है टी हाफ, तो बेटा टी हाफ का फॉर्मूला क्या है, तो ए नॉट बाई यहाँ 2k होगा। ओके, तो अब बिना के की तो क्वेश्चन सॉल्व होगा नहीं। ओके, तो के कैसे निकालेंगे, तो के निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, ए टी इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। ए टी कितना बेटा 0.08, ए नॉट कितना है 0.1 है, माइनस के टाइम कितना है, तो वो 10 मिनट है। तो ये इधर आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, एक में से घटाएंगे तो आई थिंक ये हो जाएगा 0.02 इक्वल टू के 10, तो के कितना आ जाएगा डिवाइड बाई तो 0.0, एक और जीरो आ जाएगा 2। के की वैल्यू आ गई, और टी हाफ। अब ए नॉट कितना बेटा इनिशियल तो 0.1 है, तो 0.1 अपॉन 2 इंटू, इनको लिख सकते क्या 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3 भी लिख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ऊपर चला गया तो 10 की पावर 3 हो जाएगा, तो यानी 10 की पावर 2 बटा 4 यानी कि 100 बटा 4 यानी कि 25। तो इनका हो गया टी हाफ कितना 25 मिनट। और क्या पूछा है कंप्लीशन टाइम, तो कंप्लीशन टाइम क्या होता था, ट्वाइस ऑफ टी हाफ बताया था मैंने आपको, तो कितना हो जाएगा 50 मिनट। आंसर क्या होगा, दैट इज थर्ड। ओके, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। क्या बोल रहा है कि एलिमेंट्री रिएक्शन है, ये एलिमेंट्री रिएक्शन है एंड हाफ लाइफ टाइम, तो एलिमेंट्री रिएक्शन क्या है, एक्स से बना वाई प्लस जेड। इसका टी हाफ दे रखा है बेटा 10 मिनट। बोला कि इन व्हाट पीरियड ऑफ टाइम द कंसंट्रेशन ऑफ एक्स विल बी रिड्यूस टू 10%। यानी कि अगर एक्स की इनिशियल एक्स नॉट अगर क्या है 100 है, तो ये एक्स टी बोला कि एक्स रिड्यूस टू 10%, यानी अब एक्स टी कितना बचा 10 ही बचा। तो ये निकालना है मुझे। तो अब सबसे पहले मुझे ये पता करना है कि कौन से ऑर्डर का रिएक्शन है। तो आपको एक बात बताया था कि जब भी लिख दे एलिमेंट्री रिएक्शन, तो अच्छा एलिमेंट्री रिएक्शन अब यहाँ लिख दिया है, तो यहाँ जो ऑर्डर है वो R इज इक्वल टू, रेट लॉ में R इज इक्वल टू के एक्स लिख सकता हूँ। कब, जब एलिमेंट्री रिएक्शन है। अच्छा, ये क्वेश्चन बेसिकली बेटा बन गया एक्स की ऑर्डर क्या आ गया, यहाँ पे ऑर्डर 1 आ गया, तो ये क्वेश्चन हो गया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अभी अगले लेक्चर में इसको कंप्लीट करूँगा, लेकिन क्वेश्चन सामने आ गया, तो इसका जो फॉर्मूला है जो अगले लेक्चर में आएगा, फिलहाल आप ये लिख लीजिए। वो फॉर्मूला ये है, टी इज इक्वल टू 1/k है ना 2.303 लॉग ए नॉट अपॉन 80। यही फॉर्मूला लगाएंगे, और k इक्वल टू होता है 0.693 अपॉन टी हाफ। तो k क्या हो जाएगा, ये दोनों फॉर्मूला हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर का क्वेश्चन है, यहाँ पर आ गया है, बट सॉल्व करा दे रहा हूँ। 0.693 टी हाफ कितना बेटा, तो डिवाइड बाई 10, ये k की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पुट कर दी है 1 अपॉन k कितना है डिवाइड बाई 10, तो 0.0693, ये क्या है 2.303 लॉग ए नॉट 100 है और 80 10 है, तो ये लॉग 10 कितना होता है 1 है ना, लॉग 10 1। अब ये 2.303 से इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है, तो लगभग ये 100 कितना हो जाएगा, टी इक्वल टू है ना 6×3=18 लगभग आ जाएगा 33 मिनट। आंसर हो जाएगा सेकेंड। बट डोंट वरी, ये जो मैंने क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वो भी पढ़ना मुझे है, ये फार्मूला और ये फार्मूला ये अभी अगले क्लास में, ये अगला लेक्चर में डिराइव होगा। सो तीसरा जो क्वेश्चन है, चूँकि सामने मैंने रख दिया था तो मैं एक्सप्लेन कर दिया हूँ, बट इसको अभी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है।
ये फार्मूला अगर आप बस अगर ये फॉर्मूले में बस वैल्यू पुट करना है, ये करना है। ये फॉर्मूला कैसे आया है ये अगले लेक्चर में कवर करूँगा, सो डोंट वरी। ओके, अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, फॉर रिएक्शन इनिशियल रेट इज गिवन, आपको दे रखा है इनिशियल रेट ये दे रखा है, बोला बाई व्हाट फैक्टर इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज इफ इनिशियल कंसंट्रेशन इज 1.5 टाइम और बी और ट्रिपल कर दिया जाए। तो देखिए आर नॉट दे रखा है के ए स्क्वायर और बी स्क्वायर ए नॉट, अब बोल रहा है कि ए को ट्रिपल, तो क्या होगा चेंज इन रेट, बताया था फॉर्मूला सिंपल सा है। तो चेंज इन रेट क्या होगा, तो ए को कितना किया गया 1/1.5 टाइम यानी कि 3/2, तो 3/2 का स्क्वायर, और बी में क्या चेंज किया ट्रिपल का, तो 3 का, अच्छा बी का ऑर्डर 1 है तो 1 ही रहेगा, तो बी कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 9/4 इंटू 3 यानी 27/4 यानी कि कितना हो जाएगा 4 × 24 6.75, आंसर हो जाएगा थर्ड। ओके, ये तो हम लोगों ने इसके प्रीवियस लेक्चर में जो पढ़ा था उससे रिलेटेड ये टॉपिक था कि कैसे रेट चेंज हो रहा है बाय चेंजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या बाय चेंजिंग द वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट, है ना। ओके, अब जो ये क्वेश्चन है अगला क्या बोल रहा है कि ए प्लस बी विल फॉर्म सी, रेट दे रखा है, रेट ला ये दे रखा है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी इंक्रीज बाई 4 and 2 रिस्पेक्टिवली, इनिशियल रेट में क्या चेंज आया, तो बस फिर से वही चीज़, तो आर इज इक्वल टू दे रखा है के ए की पावर 1/2 और बी की पावर 2, तो चेंज इन रेट कैसे निकालेंगे, सिंपल, तो ए में कितने का चेंज आया है, ए इंक्रीज बाई फैक्टर ऑफ 4, तो 4 की पावर 1/2, और बी में कितने का चेंज आया है, तो 2 का चेंज है इसका स्क्वायर, तो आर की पावर 1/2 यानी 2 हो जाएगा और 2 की पावर 2 यानी कि 4 हो जाएगा, यानी आंसर 8, तो थर्ड। ये भी क्वेश्चन आपका प्रीवियस लेक्चर से रिलेटेड ये भी क्वेश्चन है। ओके, तो जीरो ऑर्डर से रिलेटेड आपका जो क्वेश्चन था वो बेसिकली वो था आपका ये वाला, ये भी जीरो ऑर्डर से रिलेटेड था, ठीक है ना, ये बाकी ये तो फर्स्ट ऑर्डर से रिलेटेड था क्वेश्चन था जो कि अगले लेक्चर में लोग पढ़ेंगे। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच।